तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर घिरी बीजेपी सरकार, अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा बीजेपी का दबाव और नहीं सहन करेगा किसान। पंजाब कांग्रेस में नहीं खत्म हुई कलह, एजी और डीजीपी को हटाने की मांग पर अड़े सिद्धू, कहा वरना नहीं दिखा पाएंगे चेहरा। लालू यादव की विरासत को लेकर राजनीति शुरू, बीजेपी ने तेज प्रताप को बिहार सरकार से गुहार लगाने को कहा, तेजस्वी बोले बीजेपी ना दे दखल। यूपी चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर तेज, बीजेपी ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर किया कटाक्ष, कहा 2 युवा भी देख लिए, बुआ बबुआ भी, मगर हुआ कुछ नहीं। 17 महीने बाद खुली नेपाल सीमा, भारत सरकार ने रोक हटाई, महामारी के नियमों का पालन जरूरी। बंगाल की सड़कों पर ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते ये टीएमसी के कार्यकर्ता उस जीत का जश्न मना रहे हैं जिसने बीजेपी के चेहरे की रंगत को उड़ा दिया है। साथ ही ये भी साबित कर दिया कि ममता के मैजिक के सामने सब फेल है। भवानीपुर उपचुनाव जीतकर ममता ने अपनी साख के साथ साथ अपनी कुर्सी भी बचा ली। अब सूबे में दीदी का दम भी बरकरार रहेगा। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर से ममता बनर्जी ने बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 वोटों से शिकस्त दे दी है। इसी के साथ ही जंगीपुर शमशेरगंज में भी टीएमसी ने जबरदस्त जीत हासिल की। इसके बाद ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो इस जीत के लिए भी सभी को धन्यवाद देती हैं। भवानीपुर में 46% गैर बंगाली वोटर हैं, सभी ने उन्हें वोट दिया। जीत की खुशी में ममता ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि इतने छोटे से विधानसभा क्षेत्र के लिए 3,500 केंद्रीय बलों की तैनाती की गई, हमारे खिलाफ साजिश की गई। इसी के साथ ही ममता ने नंदीग्राम में मिली हार का जिक्र किया और कहा कि ये मामला कोर्ट में है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहना चाहती हैं। लेकिन यहाँ क्या क्या हुआ इसे लोगों ने देखा है। जहाँ एक तरफ ममता बनर्जी अपनी जीत से फूली नहीं समा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि मैं हार स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं कोर्ट नहीं जा रही हूँ। प्रियंका ने टीएमसी पर तंज कसते हुए कहा कि वो लोग कह रहे थे कि ममता 1 लाख वोट से जीतेंगी, लेकिन उन्हें लगभग 50,000 वोट मिला है। मैं ममता बनर्जी को बधाई देती हूँ, लेकिन वो जिस तरह से चुनाव जीती हैं उसे सभी लोगों ने देखा है। अब भले ही बीजेपी भारी मन से ममता बनर्जी को बधाई दे रही हो, लेकिन इस हार का दर्द उसे रह रह कर सताएगा, क्योंकि ये केवल एक सीट पर हार नहीं है, बल्कि उसके सियासी भविष्य पर सवाल है। पंजाब विधानसभा चुनावों के पहले कांग्रेस में बड़ा सियासी बदलाव हुआ। कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य का सीएम बना दिया। चन्नी दलित समुदाय से आते हैं और पंजाब की 34% दलित आबादी को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस का ये फैसला अब असर करता दिख रहा है। विपक्ष ने चन्नी को कमजोर सीएम बताया था, लेकिन चन्नी जिस तरह से एक के बाद एक सख्त फैसले ले रहे हैं, उससे वो मजबूत सीएम बनकर उभरे हैं। यहाँ तक कि नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें विपक्ष की ओर से सुपर सीएम कहा जा रहा था, वो भी चन्नी के आगे हार मान चुके हैं। कांग्रेस ने किसान और बिजली पानी के मुद्दे पर जनता से कई वादे किए थे, जिन्हें अब चन्नी एक एक कर पूरा कर रहे हैं और किसानों से इसकी शुरुआत की गई है। सीएम चन्नी ने पंजाब के छोटे किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की कि अब छोटे किसानों का 25,000 तक का कर्ज माफ किया जाएगा। इससे पहले भी चन्नी ने रेलवे ट्रैक पर धरना देने वाले किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री ने इसके लिए आरपीएफ के चेयरमैन को इस मामले में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि किसानों पर दर्ज किए गए केस तत्काल वापस लिए जाएं। आपको बता दें कि कांग्रेस में हुए बदलाव में पार्टी ने पहली बार दलित सीएम पर दांव लगाया है और पार्टी नहीं चाहती है कि इस बदलाव का कोई भी असर विधानसभा चुनावों में पड़े, इसलिए पार्टी ने सीएम पर ही पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी है। इसी के चलते सीएम चन्नी किसानों पर फोकस कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। पार्टी को मजबूत करने की हर कोशिश की जा रही है, जिसके चलते कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर से नजदीकी भी बढ़ा रही है। कयास तो यहाँ तक लगने लगे कि कांग्रेस प्रशांत किशोर को पार्टी में कोई बड़ा पद देगी। हालांकि G23 नेताओं की तरफ से कांग्रेस के इस फैसले का लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के हर दांव का श्रेय भी प्रशांत किशोर को ही दिया जा रहा है। यहाँ तक कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के पीछे भी प्रशांत किशोर की रणनीति ही मानी जा रही थी। विपक्षी एकजुटता का श्रेय भी प्रशांत किशोर को ही दिया जा रहा था, लेकिन
अब ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर असल में कांग्रेस को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर कर रहे हैं और टीएमसी को मजबूत कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से नजदीकी बढ़ाई, कांग्रेस के नेता हाथ छोड़ टीएमसी की तरफ जाने लगे हैं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल के बाहर कांग्रेस के नेताओं को अपने पाले में लाने में लग गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के 2 प्रमुख नेताओं को सफलतापूर्वक अपनी तरफ कर लिया है, जिसमें असम से सुष्मिता देव और गोवा से लुइजिनो फलेरियो, जो हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दोनों ही गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे। फलेरियो ने तो सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा था कि उनसे किसी और ने नहीं बल्कि किशोर और उनकी टीम ने बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए संपर्क किया था। किशोर चुनावी राज्यों में कांग्रेस नेताओं से अनौपचारिक रूप से मिलते रहे हैं, क्योंकि पार्टी में उन्हें शामिल होने पर अभी भी सोनिया गांधी विचार कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नेताओं से भी मुलाकात की है और उन्हें अपने व्यक्तिगत राज्य विशिष्ट इनपुट दिए हैं। इनके अलावा अब मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा से भी तृणमूल ने संपर्क किया है और उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी की थी। अब इस सब को देखकर कहा जा सकता है कि पीके से पार्टी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है और आज की स्थिति को देखकर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि G23 नेताओं का पीके का विरोध करने का निर्णय सही है। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. राजस्थान में जब से कमल मुरझाया है तब से पार्टी की हालत खराब है। एकजुटता का दावा करने वाली बीजेपी में ही 2 फाड़ हो गए हैं। जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया भी खुद को बड़ा बताने की जुगत में लगे हैं। वर्चस्व की इस जंग ने पार्टी को तोड़कर रख दिया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से मजबूती का दावा किया जा रहा है, लेकिन पार्टी कार्यालय में हुई बैठक ने तमाम दावों को खारिज कर दिया, क्योंकि जहां बैठक में चर्चा के लिए वसुंधरा राजे पहुंची तो वही गुलाब चंद कटारिया नदारद दिखे। दरअसल राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में बल्लभनगर सीट के उपचुनाव के लिए अर्जुन राम मेघवाल और धरियावाद सीट के लिए विधानसभा में विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर को प्रभारी बनाया गया। वसुंधरा राजे जब पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में पहुंची, उनके समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी के साथ उनका स्वागत किया। राजस्थान बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि पार्टी 4 नवंबर को रीट परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। इस मीटिंग में नेता एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते नजर आए और ये दिखाने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक है, अब कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ गुलाब चंद कटारिया की गैर मौजूदगी ने ये साफ बयां कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ है। पार्टी में अब तक मतभेदों की खाई नहीं भर पाई है। अब सवाल उठता है कि क्या इस कलह के बीच राजस्थान उपचुनाव से पहले कमल मजबूत हो पाएगा? जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उम्मीदवारों के चयन की होती है। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए राजनीतिक दलों के बीच मंथन का दौर तेज हो गया है। जहां बीजेपी जातीय समीकरण बैठाकर उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की नजर समीकरणों के साथ साथ दागियों पर भी है। समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी टिकट देने से पहले संबंधित उम्मीदवार के क्षेत्र की 3 चरणों में स्क्रीनिंग कर रही है। यह काम पार्टी विधायकों के क्षेत्र में भी होगा। विधानसभा क्षेत्र में निष्क्रिय रहने वाले और जिला पंचायत चुनावों में पार्टी के खिलाफ में दगाबाजी करने वालों को कीमत चुकानी होगी। ऐसे में कई विधायकों के टिकट पर संशय है। आंकड़ों पर गौर करें तो वर्तमान में सपा के 49 विधायक और 48 विधान परिषद सदस्य हैं। इनमें से कई विधान परिषद सदस्य भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। विभिन्न दलों से आने वाले वरिष्ठ नेता भी टिकट चाह रहे हैं। कुछ को पार्टी हाईकमान की ओर से आश्वासन भी दिया गया है। पार्टी ने जिन सीटों पर सपा के विधायक नहीं हैं, उन पर आवेदन मांगा था, लेकिन कई सपा विधायकों के क्षेत्र से भी आवेदन आए हैं। टिकट दावेदारों की लंबी फहरिस्त होने के बाद भी फूक कर कदम रखा जा रहा है। हर हाल में जिताऊ उम्मीदवार ही मैदान में उतारा जाएगा। जिस पर किसी तरह का संशय होगा, उसे दूसरे विकल्प दिए जाएंगे।
पार्टी नेतृत्व ज्यादातर विधानसभा क्षेत्र में एक चरण का सर्वे करा चुका है। जहां विधायक नहीं है वहां अलग अलग टीमें जाकर सियासी ताप का अंदाजा लगा चुकी हैं। अब विधायकों के क्षेत्र की भी स्क्रीनिंग की जा रही है, यानी साफ है कि अब की बार समाजवादी पार्टी कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। हर मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखने वाले चीफ जस्टिस ने अदालतों में बड़ी संख्या में पेंडिंग केस और जजों की कमी पर अपनी चिंता जाहिर की है। सीजेआई एनवी रमन ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम मई के महीने से लेकर अब तक सरकार को कुल 115 नामों की सिफारिश भेज चुका है, जिसमें से केवल 8 को मंजूरी दी गई है। सीजेआई ने कहा कि सरकार को 106 जजों और 9 चीफ जस्टिस के पदों के नाम भेजे गए हैं। इनमें से 7 जज और 1 चीफ जस्टिस के नाम पर ही मोहर लगाई गई है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे। सीजेआई ने कहा, मुझे उम्मीद है कि सरकार बाकी नामों को भी जल्द ही मंजूरी दे देगी। उन्होंने कहा, मंत्री रिजिजू ने जानकारी दी है कि बहुत ही कम समय में मामले का हल निकाला जाएगा। यानी चीफ जस्टिस के बयानों से साफ है कि उन्होंने सरकार के काम की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। सीजेआई के मुताबिक सरकार की तरफ से हो रही देरी के कारण आम जनता को न्याय मिलने में देरी हो रही है, क्योंकि न्याय विभाग के आंकड़ों पर नजर डाले तो हाई कोर्ट में 1 मई तक 420 रिक्तियां थी, जो कि 1 अक्टूबर को बढ़कर 471 हो गई हैं, जिससे पता चलता है कि देश की न्याय व्यवस्था धीमी क्यों है। अब सीजेआई के इस बयान ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिजली उत्पादन कोयले पर आधारित है, लेकिन कोयले की कमी के चलते पावर प्लांट में बिजली उत्पादन में रुकावट हो सकती है। 2 महीने पहले ही कोयला भंडारण का आकलन किया गया था, जिसमें पता चला था कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में बिजली उत्पादन में 13,000 मेगावाट की कमी आई थी। लेकिन ये स्थिति सुधरने की बजाय और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। आज भी कम मात्रा में ही बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिसके चलते मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब 2 महीने पहले बिजली की कमी का आकलन कर लिया गया था तो अभी तक इस पर कोई आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए। क्यों मोदी सरकार नींद में है और कब तक इस पर कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि देश के 135 थर्मल पावर संयंत्रों में से 72 के पास महज 3 दिन और बिजली बनाने के लायक कोयला बचा है। ये संयंत्र कुल खपत का 66.35% बिजली उत्पादन करते हैं। इस लिहाज से देखें तो 72 संयंत्र बंद होने पर कुल खपत में 33% बिजली की कमी हो सकती है। बाकी 50 संयंत्रों में से भी 4 के पास महज 10 दिन और 13 के पास 10 दिन से कुछ अधिक की खपत लायक ही कोयला बचा है। इस मामले को लेकर मोदी सरकार अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि 2 साल में इंडोनेशिया आयोजित कोयले की कीमत प्रति टन $60 से 3 गुना बढ़कर $200 तक हो गई। इससे 2019-20 से ही आयात घट रहा है। साथ ही कोयला खदानों में भारी बारिश से उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित हुई। सरकार ने कोल कंपनियों पर दबाव बनाना और उन्हें जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि कंपनियों को पहले से ही स्टॉक जमा करना चाहिए। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा। फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर